गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। इफ़ इंटीग्रल 0 to a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, अगर ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल a to a+1 एक्स डी एक्स। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 3 sin x माइनस में साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, तो 1/4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। 0 से π/2 लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, इसके इंटीग्रेशन 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी 2a। ठीक है, क्योंकि उधर से हमारे पास क्या बचा साथ में, देखो जब इक्वेट करेंगे हमारे पास तो ये था ना 2a, ये रहा 0 से 2a। मैंने 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट करना है, तो ये ध्यान रखना है। इसके साथ मल्टीप्लाई में ये भी था, तो कर दिया। सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया ये। तो क्यूबिंग बोथ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a स्क्वेयर से फिर a कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और 4। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ से मैंने कैंसिल करके a की वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ से 4। अगर यहाँ से कॉमन लेना है तो दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और 4। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड का हमने यूज़ कर लिया। तो दो लिमिट इसलिए निकाली है क्योंकि हमें आगे चाहिए। ठीक है, एक बार 0 पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन में, एक बार हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, तो दो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास जब मैंने a इज इक्वल टू 0 रखा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, तो x dx कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर जब मैं इंटीग्रेशन रखूँगी 4 का इंटीग्रेशन करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 4 to 5 इंटीग्रेशन, तो 4 to 5 x dx हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 टेंजेंट एन एक्स डी एक्स, प्रूव दैट आई एन प्लस 2 इज इक्वल टू 1/n+1। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की मतलब ये इंटीग्रेशन हमारे पास इस टाइप से गिवन है, तो हमें ये वैल्यू प्रूव करनी है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे दिखाना है। तो वी हैव आई एन हमारे पास ये गिवन है इंटीग्रेशन 0 से π/4 टेंजेंट एन एक्स, और हमें क्या निकालना है, इसमें क्या ऐड करना है IN+2। तो IN+2 यानी कि जहाँ n है वहाँ क्या कर देंगे n+2 कर देंगे। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसको और इसको। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास क्या है, सेम है, तो एक ही इंटीग्रेशन हम लिख देंगे 0 से π/4 कंबाइन करके, और ये लिखा जाएगा टेंजेंट एन एक्स प्लस में टेंजेंट n+2 की पावर टेंजेंट एक्स की पावर n+2 dx। ठीक है, फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, टेंजेंट एक्स कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर देंगे, लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, तो x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज t इज इक्वल टू टेंजेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें t को क्या पुट करा है, टेंजेंट x, और ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट चलिए। तो x को एक बार 0 पुट कर दो, एक बार π/4 कर दो, तो इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ से टेंजेंट एन एक्स की जगह हमारे पास t की पावर n आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx की जगह हमारे पास आ जाएगा dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, यहाँ से प्रूव हो गई। ये दिखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। लेट आई इज इक्वल टू -1 से 2 मोड ऑफ x³ माइनस एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, x³ माइनस में x, क्लियरली एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से इसके हमने क्या करे, फैक्टर करे, x इंटू एक्स माइनस 1 x+1 कर सकते हैं यहाँ से फैक्टर, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b, इस टाइप से इसको यहाँ से ब्रेक किया है। तो उसके बाद द साइन ऑफ एफ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इन शोन इन फिगर। तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 2 है। ठीक है, -1 से 2 और ये मोड है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, एक आई है 1, एक आई है -1 और एक आई है 0, तो 0 -1 और 1। ठीक है, तो 1 से क्योंकि सारी पावर हमारे पास कैसी है, ओड है, क्योंकि पावर कैसी चल रही है, ओड, तो साइन चेंज होते रहेंगे। बेबी कर्व मेथड हमारा यही कहता है, तो ये हो जाएगा प्लस फिर माइनस। ठीक है, और -1 से 2 में अब ये मोड कैसे खोलना है ये हमें बताएगा, ब्रेक हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट क्योंकि मोड है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, -1 से 0 में क्या है, पॉजिटिव है, और 1 से 2 में 1 से 2 यहाँ से देखो
-1 से 0 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद हाँ -1 से 2 यहाँ पे होगा हमारे पास कहीं पे, तो 1 से लेके 2 पर ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में और इस इंटरवल में ये हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो f(x) जो है <0 कब रहेगा, नेगेटिव कब रहेगा, ओपन इंटरवल 0 से 1 पे ये नेगेटिव रहेगा। -∞ और +∞ हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट हमारे पास फाइनाइट गिवन है, ठीक है ना। कभी सोचो कि मैडम नेगेटिव यहाँ पे भी था तो यहाँ से नहीं होगा, 0 से 1 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पे यह नेगेटिव इस पे होगा, तो अब ये बनाओ क्लियरली मोड ऑफ f(x) कैसे खुलेगा, इस इंटरवल पे तो ये पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे क्या रहेगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे आप 2 लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा ये पॉजिटिव, बाकी जगह पे क्या रहेगा ये नेगेटिव, यानी कि इस जगह पे क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो मोड खोल दो, खोल देंगे। मोड खोलने के बाद हमारे पास अब लिमिट देखो कैसे ब्रेक होंगी, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 हमारे पास हो जाएंगी, क्योंकि -1 से 2 हमारे पास थी तो हमने ये ऐसे ब्रेक करा है। देखो अब -1 से 0 पे हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव, 0 से 1 पे हमारे पास क्या रहेगा ये नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे ही था ना, -1 से 0 पे पॉजिटिव, 0 से 1 पे नेगेटिव, 1 से 2 पे हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 1 से 2 पे पॉजिटिव रहेगा, सारी वैल्यूज हम रख देंगे, रखने के बाद इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का। क्या कहता है, -π से π cos ऑफ ax माइनस में sin ऑफ bx का होल स्क्वायर dx, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो आई हमारे पास गिवन है, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर खोल देंगे, a² + b² माइनस में 2ab। स्क्वायर खोलने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ से देखो 2 टाइम्स, अब ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो लिमिट क्या हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a। जब हमारे पास इस टाइप से लिमिट होती है -π to π f(x) dx, अगर ये फंक्शन इवन होता है, ओड होता है, मान लो अगर ये फंक्शन क्या आ जाए ओड हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 0। अगर ये इवन आ जाए तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to π f(x) dx, इस टाइप से लिखते हैं, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अभी ये इवन है क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 टाइम्स 0 to π कर लिया, यहाँ से 0 से π कर लिया। अभी ये फंक्शन हमारे पास कैसा है, ये फंक्शन हमारे पास ओड बनेगा क्योंकि कोस -θ तो हमारे पास क्या होता है कोस थीटा, और साइन -θ क्या होता है -sin θ। तो ये कैसा बन गया ओड बन गया, तो इसके मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई, तो ये तो हो गया खत्म। अब यहाँ से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 + cos 2x होता है, तो यहाँ से 1 + cos 2x/2 होता है, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के साइन में माइनस आता है, कोस में प्लस आता है, फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन हम कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करके फिर 0 से π लिमिट पुट कर देंगे और इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी ये, यहाँ तक आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको कंप्लीटली सोल्व कर लेंगे 2π, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है sin 2π की 0 होती है, और यहाँ से भी क्या हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2π। और यहाँ से a और b जब कैसे होंगे इंटीजर होंगे, यहाँ पे मैंने a और b, क्योंकि a और b यहाँ पे इसके साथ एंगल में कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है ना, तो यहाँ पे a और b जब इंटीजर होंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। जब a और b इंटीजर नहीं होंगे तो यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि a और b इंटीजर नहीं है तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीजर का मतलब, यहाँ से मान लो मैंने रैशनल नंबर लिया तो मैंने मान लो a को π/4 मतलब 1/4 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 2 2 4 यानी कि π/2, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये इंटीजर नहीं है तो ये एज इट इज़ हमारे पास रहेगा, और जब ये इंटीजर हो जाते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। जब मैं a और b को यहाँ पे कंसीडर कर लूँगी, a और b को मैंने जब 1 ले लिया तो ये बन जाएगा sin 2π और sin 2π, ठीक है, और ये क्या होती है हमारे पास 0, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे कर लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है सभी सर्कल्स की जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है r है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज, क्या है हमारे पास x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। उसके बाद हमारे पास क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये होती है नॉर्मल जो जनरल इक्वेशन होती है, वही रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है r, और हमें इसकी क्या निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो a और b हमारे पास पैरामीटर हो गए यहाँ से, तो क्लियरली इक्वेशन 1 कंटेन्स 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो जितने भी इक्वेशन में हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार उसका डेरिवेटिव होगा, ये बात आपने याद रखनी है। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया dy/dx, मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y - b की निकाल लो। चलो y - b की वैल्यू हमने निकालेंगे, तो इस वैल्यू को हम वापस से सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी ये, पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x - a की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों की गिवन
गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कितनी आ जाएगी, आर ये आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, दूसरा क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन है, ये हमारे नहीं हुए थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा आपको एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिया जाए। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, या तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड ही देगा, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए, अब यहाँ से ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0, वाई वन पे कितनी है, पाई बाई 2 वैल्यू है। तो वी है हमारे पास ये इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ से निकाल लिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, थ्रू आउट हमारी पावर सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 1, मतलब थ्रू आउट पावर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो y को हम यहाँ पे वी एक्स पुट कर देंगे। y को वी एक्स पुट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे हम लगा देंगे, अलग अलग उसको कर देंगे। करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर c की वैल्यू निकालने के लिए हम जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू दे रखी है y वन पे क्या दे रखा है, पाई बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू आने के बाद वापस से गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेम हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ये भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y को हम क्या कर देंगे, वी एक्स पुट कर देंगे, तो ईजिली हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैं बार बार बता रही हूँ, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। पहले भी कोची जो हमने कॉम्प्लेक्स वाले करा था उसमें भी ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था, इंटीग्रेशन वाले में भी कई बार ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स का डी एक्स का क्या होता है हमारे पास, ई रेज़ टू पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस में बी कोस बी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, सोल्व। इसको हमने सोल्व करना है, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। तो वी है हमारे पास, ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर ले आएंगे डी एक्स बाई डी वाई को इधर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, ये हमारे पास बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद पी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/√x, और यहाँ से क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम यहाँ से निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया फिर, ई रेज टू द पावर 2√x। ठीक है, सबको पता है ना ये रिजल्ट भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू में क्यू, इस टाइप से हमारे पास होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। जब हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई होता है तो वाई की जगह यहाँ पे आ जाता है एक्स। ठीक है, तो उस हिसाब से हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी यहाँ से कंपेयर करेंगे 1/√x, हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, या फिर आप ऐसा करिए, ये स्टेप छोड़ दीजिए, हम सीधा ही करते हैं। देखो हमारे पास जो मेन उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2√x इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e 2√x, और इंटू में क्यों हमारे पास क्या है, ये है ई रेज टू द पावर -2√x अपॉन में √x dx। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 1/√x dx। तो यहाँ से अब किसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये वाला स्टेप आप रहने देना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और सीधा उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है क्वेश्चन, इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल के क्या हो, पैरेलल हो, वो हमें यूनिट वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम सच दैट ए बी हमारे पास ए है,
बी सी बी है, सी डी उसके सामने, क्योंकि दोनों साइड क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि ये इक्वल होंगी हमारे पास। ठीक है, ये सारी हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से देखो रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, ए बी प्लस बी सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है, उसके डायगोनल के इक्वल। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी बी सी ये दोनों साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस में बी आ जाएगा। ठीक है, सेम ए बी प्लस बी डी हो जाएगा ए डी के इक्वल, तो यहाँ से बी डी हम निकालेंगे तो ए डी माइनस ए बी, और वैल्यूज गिवन है तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी की वैल्यू ए प्लस बी डी की वैल्यू बी माइनस ए, यहाँ से निकल जाएगी। फिर उसके बाद हम करेंगे ए सी और बी डी का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग किसके, ए सी के, डायगोनल के अलोंग निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर ए सी के अलोंग जब निकालेंगे तो क्या होता है, ए सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, और यूनिट वेक्टर अलोंग बी डी निकालेंगे तो बी डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब ये एक थ्योरम है, रियल में हमने पढ़ी थी, एनालिसिस में हमने जो पढ़ी थी कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, और यहाँ पे जो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी इस टाइप से है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हमने एनालिसिस में पढ़ी थी, एक कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फॉर एनी वेक्टर टू ए एंड बी प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, एंड हैंस शो दैट, और साथ में हमें ये शो करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, अच्छे से इसको कर लेना, दोनों में फ़र्क देख लेना कि क्या है। ये वेक्टर्स के लिए है, वो सिंपल हमारे पास थी। ठीक है, तो अब देखिए, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमने मान लिया ए और बीच के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच हमारे पास थीटा क्या है, कोई एंगल है बिटवीन किसके, ए और बी के। तो यहाँ से फॉर्मूला हमें पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। ये हमने ऐसे लिखा क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमारे पास होता है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वेयर कर देंगे। कोस थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच रहती है, तो यहाँ से कोस स्क्वेयर थीटा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास हो जाएगा। कोस स्क्वेयर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये ए स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वेयर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि सॉरी कोस थीटा लेस देन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमारे पास ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो इनका अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और विच इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू दिस हमने मान लिया, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ए और बी हमने मान लिया, ए और बी हमने मान लिया, तो ए और बी की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल देंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम निकाल देंगे। ए हमने ये मान लिया, बी हमने ये मान लिया, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दी, मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल दिया, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट, हमारे पास एक ये गिवन है, हमें प्रूव करना है 2a + b इज परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर ये प्रूव करना है। तो देखिए परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन है, गिवन कंडीशन को हम उठाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर इसको हम खोल देंगे, खोलने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस में 2 × a डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 0। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए 2a + b इज परपेंडिकुलर टू b, तो यानी कि इसकी डॉट प्रोडक्ट b के साथ हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो 2a + b डॉट b हमें करना है, तो यहाँ से इसको जब खोलेंगे a डॉट b हो जाएगा प्लस में b डॉट b हो जाएगा, तो यहाँ से 2a डॉट b प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यूज़ करके 0 आई है ना, जो गिवन कंडीशन थी वहाँ से, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर में याद रखना, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो a इज़ परपेंडिकुलर टू b हमारे पास हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड बी
is so that √3 minus a minus b is also a unit vector. Find the angle between unit vectors. इनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है और ये क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर्स गिवन है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है एंड दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर. तो ये भी हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है. अब एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ से इसको मान लिया, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके खोल देंगे. खोलने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे सीधा और कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये बच जाएगा. तो यहाँ से 3 और 1 4 हो जाएगा. 2√3 ए डॉट बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा. यहाँ से ये इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/6. तो ए और बी के बीच हमारा कितना एंगल आ गया, π/6 यहाँ पे आ गया है. उसके बाद है हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला. ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो पिछली बार उन्होंने रिजल्ट मतलब प्रॉपर्टी का भी प्रूफ पूछा हुआ था, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए. कोसाइन फॉर्मूले साइन फॉर्मूले हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, तो कोसाइन फॉर्मूला आपको मैं करवा देती हूँ. 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी, बाकी तो आप प्रूफ खुद करिएगा. ठीक है, तो देखिए इफ़ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट रिस्पेक्टिवली टू द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी शो दैट. हमें ये शो करना है. ठीक है, अब देखिए बी सी हमारे पास ए है, ट्रायंगल हमारे पास देखो इस टाइप से होता है. ये हमारे पास हो गया ए बी और सी. ठीक है, बी सी की लेंथ ए सी की जो लेंथ है वो बी और ए बी की जो लेंथ है वो सी हमने नाम दे दिया. और ये जो मतलब तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, π-b, ये π-c और ये π-a हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ को, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है. अब क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो देखिए बी सी प्लस में हमारे पास क्या है, सी ए. ठीक है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 ट्रायंगल ऑफ ए साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड. तो यहाँ से थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास देखो बी ए, जहाँ जैसे जैसे तीर के निशान चले ना वैसे वैसे हमें ये साइड्स लेनी है. तो वैसे साइड ले ली. बी ए को अब मैं ए भी लिखूंगी ना तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा. तो यहाँ से ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा. बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा. मैग्नीट्यूड लगा देंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा. तो स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड. स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ से देखिए हमने क्या यूज़ करा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी. तो यहाँ पे देखो ए और बी होता है ना, एंगल हमारे पास क्या चलेगा, कोस थीटा. कोस थीटा यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, π-a. बी और सी में हम एंगल लेंगे ए वाला. जब हम क्या करेंगे, ए और सी निकालेंगे जब हम एंगल लेंगे बी वाला, यानी कि π-c. तो इस टाइप से हम यहाँ पे लेंगे, सॉरी π-c नहीं π-b हम यहाँ पे लेंगे. ठीक है, एंगल हम चेंज करेंगे. देखो बी और सी लिया तो π-a और बी लेंगे तो π-c आ जाएगा. और ए बी बी सी और सी और ए लेंगे तो π- हमारे पास बी आ जाएगा. तो तीनों एंगल हमारे इस टाइप से निकल जाएंगे. ठीक है, बी और सी. अब कोस ए हमें निकालना है तो कोस ए के लिए हम यहाँ पे ये कर देंगे. यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी बताई है ऊपर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2bc कोस ए कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और ए स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास कोस ए की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, ईजी है, आसान है. बस हमें क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे यूज़ करना है. सिमिलरली हम करेंगे कोस बी के लिए. देखो कोस बी के लिए हमने करा, ए और सी जब हमारे पास आया तो हम लेंगे π-b. और जब हमारे पास बी और सी आ जाएगा तो ए और बी आ जाएगा तो π-c हम यहाँ पे ले लेंगे. तो तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐसे प्रूव हो जाएंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. प्रोजेक्शन क्या होता है, इफ़ ए बी सी आर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट रिस्पेक्टिवली टू द एंगल ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी शो दैट. हमें ये शो करना है. तो इसके भी 3 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं आपको कराती हूँ, बाकी 2 आपने यहाँ पे करने हैं. देखिए लेट बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए बी और ए बी सी वही सेम ट्रायंगल की तरह हमने मान लिया. मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, ए का ए, बी का बी, सी का सी हमारे पास आ जाएगा. उसके बाद हम यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वही यूज़ करेंगे, वही हमारे पास सेम एंगल यहाँ पे रहेंगे. यूज़ करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी ए की, अभी हम निकालेंगे ए की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास देखो ए और बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस π-c, ए और सी में π-b एंगल हमारे पास आ जाएगा, आ गया. अब यहाँ से ये हो जाएगा ए बी
कोस सी और ए सी कोस बी, 180 माइनस थीटा कोस थीटा हमारे पास होता है। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी आपने यहाँ से प्रूव करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। तो ए बी और सी हमारे पास गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कैसे निकालना है, या तो हम सिंपल निकाल सकते हैं जो हमने 9th-10th में फॉर्मूले से किया था, या जब हम क्योंकि 11th-12th है और HPSC का पेपर देना है तो हम इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमारे पास पोजिशन वैक्टर हमने फॉर्म में लिख लिया, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी पोजिशन वेक्टर है तो ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालते हैं, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी कैसे आएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। सिमिलरली ए सी यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट सबको करनी आती है, डिटरमिनेंट यहाँ से सोल्व कर देंगे। अब इसका क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेंगे, √165 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए बी सी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। डिड्यूस द कंडीशन फॉर ए पॉइंट ए बी सी टू बी ए कोलिनियर। तो जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला हमें पता है, ए बी हम निकाल लेंगे, ए सी हम निकाल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम कर देंगे। अब यहाँ पे हम सिंपल करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी क्रॉस ए सी जब निकालेंगे बी माइनस ए और सी माइनस ए, क्रॉस प्रोडक्ट देखिए अब कैसे करेंगे, बी क्रॉस सी माइनस में हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए ये वाली हो गई। फिर माइनस में ए क्रॉस सी और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए क्रॉस ए। अब उसके बाद हमारे पास ए क्रॉस ए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये एज इट इज बी क्रॉस सी। ये अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, ए क्रॉस सी क्रॉस ए करेंगे तो प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अब पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, 0। तो ये फॉर्मूला ये मतलब वैल्यू हमें निकाल ली, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हैविंग पोजिशन वैक्टर ए बी एंड सी। अगर हमारे पास 3 पोजिशन वैक्टर हैं तो उसकी कोलिनिटी की कंडीशन क्या होती है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर इस टाइप से हमारे पास 3 पोजीशन वेक्टर गिवन है ए बी सी, अगर वो पूछे कि इनको प्रूव करो कोलिनियर है तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, बी क्रॉस सी निकालेंगे, सी क्रॉस ए निकालेंगे और उनको सम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। अगर वो 0 आ जाता है तो कंडीशन कैसी हो जाती है, हमारे पास कोलिनियर हो जाती हैं, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए हमारे पास गिवन है, सी हमारे पास गिवन है, देन ए वेक्टर बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, फाइंड ए वेक्टर, ए नहीं है ये, फाइंड ए वेक्टर है तो हमें बी वेक्टर यहाँ से फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, हमने उसके लिए बी मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए क्रॉस बी हमने यहाँ से निकाल लिया और ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल, यानी कि जे माइनस के इक्वल है। तो इसको हमने यहाँ से सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद ए डॉट बी हमारे पास गिवन है 3, ठीक है। तो सोल्व देखो यहाँ से इसको कंपेयर कराया है हमने, देखो हमारे पास क्या है, आई 0i प्लस जे माइनस के। तो यहाँ से ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, आई जे और के का कोफिशिएंट हमने यहाँ से इक्वेट करा है तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये किसके इक्वल है, हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है। तो जेड माइनस वाई क्या, यहाँ एक मिनट, ये जेड माइनस के तो ये सी वाला है और ए क्रॉस बी हमने सोल्व किया तो ये आया। तो यहाँ से इक्वेशन को कंपेयर करो, जेड माइनस वाई 0, जेड माइनस एक्स हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने कंपेयर करा, जेड माइनस एक्स 1 के इक्वल और वाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, जेड की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास क्या गिवन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 गिवन है तो ये आ जाएगा। ए डॉट बी हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दी, बी हमने माना हुआ था एक्स आई वाई जे प्लस में जेड के इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी और जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मतलब मेन मोटो हमारा क्या है, बी वैक्टर यहाँ पे निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, ठीक है।
तो आज ये जितने भी क्वेश्चन थे ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर के हैं, और जो हमने ये करा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं जो हमारे रहते थे टॉपिक वो किए हैं। बाकी आज जो इवनिंग की क्लास में होंगे उसमें भी इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक दो ये कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये जो हमने कोसाइन फॉर्मूले पढ़े हैं ये वाले इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इनको अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन और सारे अच्छे से आराम से कर लेना। परसों हमारा मंडे को जो है एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप लोग यहाँ पे तैयारी कीजिए। कोई भी माइंड में किसी भी प्रकार के आप टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमने तैयारी बहुत अच्छे से की है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड होके आपने यहाँ पे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मतलब वैसे टेंशन तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना है कि नहीं हम कर लेंगे। हमारे जैसे बच्चे तो बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो जो आप ये सोच लेना जो क्वेश्चन हमें नहीं आता ना, तो हमारे साथ वाले जो बच्चे बैठे हैं ना उनको भी नहीं आता, ठीक है ना। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड से करोगे ना क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं इवनिंग वाली क्लास में। अच्छे से अपनी तब तक प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट हो आज की क्लास में या पिछली क्लासेस में तो कमेंट कर देना, तो डाउट हमारा इवनिंग क्लास में ले लिया जाएगा। ओके, तो चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।